भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। एक नंबर का एहसान फरामोश निकला ये। और रमा बड़ौदा गई है महाराज से मिलने और कहने कि यहाँ भीमराव के साथ गलत हो रहा है। बताओ। रमा अकेली गई है? नहीं, वो भी गए हैं उनके साथ। ले राम जी, ये लक्ष्मी का तो सब पहले से पता है? हाँ तो पति है वो मेरे, मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? राम जी, ये तो गजब कांड हो गया। राम जी, इस बात को तुम ऐसे समझ सकते हो, तुम्हारे बेटे भीम ने रमा, बाला और आनंद के साथ मिलकर बड़ौदा के महाराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और उस परिणाम को सोचकर तुम्हें डरना चाहिए। अरे डरो। क्या होगा परिणाम? हाँ, लाठी वाठी से सर फोड़ देंगे, बहुत खून बहेगा, कोई मरेगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा। बस भाई, बस। जीजा भाई रोने क्यों लगी? राम जी, ये क्या बात भाई? तुमको अपनी पत्नी को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। अरे जेकरा दिमाग पहले से ही गड़बड़ाया हुआ है, ओकरे ऊपर चिल्लाने से क्या फायदा? जोकू, तुम मुझे मत समझाओ। मुझे पता है तुम्हें अपनी पत्नी और रिश्ते का कितना ख्याल है, देखा है मैंने। और ये जब देखो तब डांटने वाली बात करती रहती है। अब रोना है तो रोए। इसलिए नहीं रो रही हूँ मैं तो इसलिए रो रही हूँ, अब कभी भी कुछ भी बुरा समाचार मिल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखता हूं मैं। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, चाहे जितनी भी बुरी खबर मिले, आप कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब तो आपके बहू और बेटे ने ऐसा कांड कर दिया है कि अब अच्छे तरीके से उसका परिणाम भुगतेंगे। अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। जीजा भाई, तुम मुझे नहीं जानती। अगर मेरे बेटे को रास्ते में कुछ हो गया या कोई मुसीबत आ गई तो मेरे सामने पहाड़ भी आया ना, तो मैं उसे उखाड़ कर फेंक दूंगा। आता हूं मैं। भीम रमा सबको रोकना होगा। छोड़ दो। सुनिए मेरी बात, रुकिए। आई, मुझे ऐसा लगता है कि भीम को बड़ौदा चले ही जाना चाहिए था, क्योंकि महाराज जी के आज्ञा के खिलाफ लड़ना तो आसान नहीं होगा ना। ये सब इस औरत की वजह से हो रहा है, ये सब इसका किया कराया है। ना तो ये मानसिक संतुलन खो बैठती और ना भीम यहाँ रहने का फैसला करता। ये भी तो हो सकत है कि जीजाबाई पागल होकर नाटक कर रही हो। क्या? हाँ, जिससे भीम यहाँ रुक जाए और ये सब मुसीबत पैदा हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है।
हम सब मिलकर पता लगाते हैं कि जीजाबाई सच में पागल हुई है या फिर नाटक कर रही है। इतनी भी कोशिश कर लो, किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि मैं झूठ मूठ की पागल बनी हूं। भीमराव, अभी तक तुमने किताबें पढ़ी हैं, असल जीवन का अनुभव तुम्हें पता ही नहीं है। किताबों से अलग, बिल्कुल अलग असल जीवन का सत्य होता है। तुम्हें अंदर की बात बताता हूं। महाराज से मिलने तुम्हारा भाई और तुम्हारी पत्नी गए तो हैं, लेकिन महाराज से मिलेंगे कैसे? महाराज सत्ता के शीर्ष पर हैं और वहां तक पहुंचने के लिए आम जनता को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जब तुम्हारी बीवी कहेगी ना सैनिकों से कि हमें महाराज से मिलना है, तो सैनिक पहले उसका मजाक बनाएंगे। अरे अभी तक हम महाराज से नहीं मिले, तुम दोनों को कैसे मिलने देंगे? देखिए, बहुत बड़ी समस्या है और महाराज को बताना बहुत ही आवश्यक है। चलो चलो निकलो यहाँ से। मैं जानता हूं आनंद और रमा बार बार जिद करेंगे महाराज से मिलने की, तो पता है वहां सैनिक क्या पूछेंगे? हाँ तो मुंशी जी बताओ, क्या पूछेंगे सैनिक? तो ये पूछेंगे काम क्या है? काम बताओ, काम क्या है? उसके बाद ही महाराज से मिलने देंगे। हम महाराज को ही बताएंगे कि क्या काम है, आप लोगों को नहीं बता सकते। देखिए, हमें महाराज से एक बार मिलने दीजिए। हम बहुत दूर से हैं और महाराज से मिलना बहुत जरूरी है। कहीं से भी आए हो, पहले हमको काम बताओ। हम लोगों को लगेगा कि आप लोगों को महाराज से मिलने देना चाहिए तो ही मिलने देंगे, नहीं तो नहीं। दरअसल भीमराव मेरा भाई है और उसे महाराज ने छात्रवृत्ति दी थी। क्या क्या दी थी? छात्रवृत्ति दी थी। आप सबके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, एक बार महाराज से मिलने दीजिए। अरे लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। चलो निकलो निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए, एक बार बस मिलने दीजिए, हम चले जाएंगे। हाँ। वो सैनिक रमा की बातें सुनेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि वो सैनिक ना तो इतने पढ़े लिखे हैं और ना ही इतने समझदार जो तुम्हारी समस्या को समझेंगे। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति से मिलने का रास्ता ना कभी इतना आसान हुआ है और ना कभी होगा। और दूसरी समस्या यह है कि मैं उन सैनिकों का परिचित हूं और उन्हीं की तरह महाराज का सेवक हूं, तो वो किसी को जाने नहीं देंगे महाराज के पास जो मेरी शिकायत करे। और फिर भी अगर वो उलझे तो वो सैनिक उन्हें मार के भगा देंगे। चल चलो निकलो। भैया आप ठीक है? हाँ, ठीक। बम्बई की ट्रेन पकड़ के निकल जाओ यहाँ से। दोबारा यहाँ दिखे ना तो मार डालेंगे हम लोग। रमा, चलो चलो यहाँ से। और उन दोनों को भाग कर आना पड़ेगा, घायल और बेबस। साहब, अगर मेरे बेटे को और बहू को कुछ हो गया तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। बाबा, अब शांत हो जाइए।
ये सही कह रहे हैं। रमा और आनंद भैया महाराज से नहीं मिले होंगे, लेकिन इसमें महाराज की कोई गलती नहीं है। वो दोनों अभी अगली ट्रेन से आएंगे। अब जल्द से जल्द स्टेशन जाइए, उन्हें घर लेकर जाइए और उनका ख्याल रखिए। लेकिन बेटा, तुम यहाँ ऐसे कब तक बंदी रहोगे? आप चिंता मत कीजिए, इतने सारे लोग बाहर खड़े हैं, वो लोग कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेंगे। मैं जल्द से जल्द छूट जाऊंगा यहाँ से, आप चिंता मत कीजिए। घर जाइए बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? क्या है ना, मैं हमेशा एक डायरी लिखता हूँ। उस डायरी में मैंने कई सारी ऐसी चीजें लिखी है जिससे आगे जाकर सब कुछ आदर्श हो सके। सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाला व्यक्ति भी आम आदमी से मिल सके। लेकिन मुझे आज तक ये पता नहीं था कि अगर किसी आम आदमी को सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले आदमी से मिलना होगा तो रास्ते में इतनी सारी रुकावटें आती है। कोई बात नहीं, मैं इस पर भी सोचूंगा। इस बात का भी हल उस डायरी में जरूर लिखूंगा ताकि आम आदमी भी अपनी बात आराम से वहां तक पहुंचा सके जहां वो पहुंचाना चाहता है। मुझे ये सीख देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कर दो रमा और आनंद भैया, जो मेरे कारण आप दोनों को वहां जाना पड़ा। अभी तक नहीं आए वो। जीजा भाई, पति बाहर गया है क्या? और बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आया ना? जीजा भाई, कहीं तू जानबूझकर हम सबको बेवकूफ तो नहीं बना रही है ना? देख जीजा भाई, यहाँ पर कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है, तू और मैं ही है। तू मुझे सच सच बता दे कि तू ये जो मानसिक संतुलन खोने का नाटक कर रही है वो इसलिए तो नहीं कर रही है ना ताकि भैया तेरे पास रहे, कहीं दूर न जाए, इसलिए तो नहीं कर रही है ना तू? देख, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बता ना। गुस्सा तो दीदी पर इतना आ रहा है कि दोनों हाथ भी तोड़ दूं, लेकिन नहीं, अभी इनसे उलझना सही नहीं है। इन लोगों से उलझ कर तो सालों से देख लिया मैंने, कोई भी रास्ता इनके बीच से मेरे पति के पास नहीं ले जाता है। तो इनकी बजाय मेरे पति के लिए सीधे मेरे पति से ही नहीं उलझूं। लक्ष्मी, करुणा, जी बाबा। मेरा सत्यशोधक समाज के लोग अधिकारी के ऑफिस में धरना देकर बैठे हैं। भीम ने मुझसे कहा कि रमा और आनंद बड़ौदा चले गए हैं, लेकिन उसकी बातों से मुझे पता चला कि रमा और आनंद को मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं स्टेशन जा रहा हूँ। बड़ौदा की ट्रेन से आनंद और रमा आएंगे तो उन्हें मैं लेकर आऊंगा। ठीक है। करुणा, ये कुछ पैसे हैं, मुझे अगर आने में देरी हो गई या कुछ हो गया तो इन पैसों की जरूरत पड़ेगी। आता हूं मैं। नहीं, आप नहीं जाएंगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ईज़ा भाई, समझने की कोशिश करो।
मुझे ऐसा लगता है कि बड़ौदा में आनंद और रमा के साथ कुछ गलत हुआ है। उन्हें मैं अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, मैं अकेली नहीं रह सकती। आप मुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं? जीजाबाई जिद मत करो। हाँ तो जाइए, जाइए, आप स्टेशन जाइए, मैं जाती हूँ मरने। जीजाबाई, जीजाबाई। मैं स्टेशन जाती हूँ रमा और उन्हें लेने। लक्ष्मी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और मैं खाना बना लेती हूँ। पता नहीं भीम भाव वहाँ कैसे होंगे। ठीक है, हम जाते हैं। जा। हाँ चलो। जब जान दे दूंगी ना तब आपको पता चलेगा कि मैं कितना प्रेम करती हूँ आपसे। कुछ जीजाबाई, ऐसे धमकी देकर भागना प्रेम नहीं है। अरे आपको तो ऐसे ही दौड़ाकर डरा धमका कर प्रेम पा सकती हूँ मैं। मुझे ऐसे स्टेशन जाने से रोककर कौन सा प्रेम जता रही हो? यही प्रेम है मेरे लिए। और देखिए, आज आप स्टेशन नहीं जा सकते, और अगर गए ना तो यही कूदकर मर जाऊंगी मैं। जीजाबाई जिद मत करो। कितनी बार कहूँ मैं आपसे? अगर आपने मेरे मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया तो मैं सबको बता दूंगी कि मैं पागलपन का नाटक कर रही थी, और फिर वो बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए आपके लिए अच्छा यही होगा, मैं जो कुछ कहूंगी उसमें सिर्फ हाँ कीजिए बस। चलिए वहाँ बैठते हैं, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। चलिए चलिए ना। अब मेरी कोई भी बात मानते क्यों नहीं है? अब क्या ऐसे उठने बैठने के लिए भी मैं आपको धमकी दे दूं कि चलो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि मैं पागलपन का नाटक कर रही थी। हाँ, चलिए ना, चलिए। अब बातें कीजिए मुझसे। बताइए, बताइए अपने बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? क्या बुरा लग रहा है आपको? कौन सी चिंता खाए जा रही है आपको? बताइए, बताइए, मैं सब सुनूंगी। बताइए। जीजाबाई, मुझे जाने दो। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। पता नहीं वहां मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। बहुत नाज है ना आपको आपके बेटे पर, तो लड़ने दीजिए ना उसे ये लड़ाई। हम भी देखते हैं क्या कर लेता है। और बाकी बात रही आनंद और रमा की, तो अगर आप उन्हें स्टेशन लाने नहीं जाएंगे फिर भी वो दोनों घर आ ही जाएंगे। इसलिए उन्हें अपने हिसाब से आने दीजिए। भीम को अपने हिसाब से लड़ाई लड़ने दीजिए, और मुझे भी अपने हिसाब से आपसे प्रेम करने दीजिए। आनंद, रमा, भीमराव, ये मत भूलो कि तुम हमारे कैद में हो। हम नहीं मिल पाए महाराज से। अंदाजा था मुझे। रमा, आनंद भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मुझे आप दोनों को वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके लिए तो हम ऐसे भी जान दे सकते हैं। आप हमारी जात के लिए कितना कुछ करते हैं।
और मैं आपकी पत्नी भी तो हूँ ना। मगर वहाँ जाके मैंने एक बात सीखी कि महाराज के पास पहुँचना इतना आसान नहीं है। मैंने भी यहाँ वही बात सीखी, और बंबई में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ, मैं हमेशा याद रखूंगा रमा। ठीक है, समझ गए ना भीमराव? अब ये समझो तुम यहां से कैसे आजाद हो।